हाल में हमारे एक पड़ोस में भी एक झगड़ा उठा है। आपको तो मालूम है कि हमारी नीति हमेशा दोस्ती की रही है। कहानी उस दौर की जब हुकूमत में थी इंदिरा गांधी। बात कुछ ऐसे केसों की जिससे बच गई इंडिया की डेमोक्रेसी। हेलो एवरीवन, तो आज हम जानेंगे 5 इम्पोर्टेंट केस के बारे में। तो चलिए जान लेते हैं वो केस कौन कौन से हैं। पहला, शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ 1951। दूसरा, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज 1967। तीसरा, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1971। चौथा, केशवानंद भारती बनाम केरल राज 1973। पांचवा, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1951। शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ का मामला भारत की संवैधानिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण केस था। चलिए जानते हैं इस केस की कहानी को। वो दौर था 1951 का और सत्ता में थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। देश के विकास का जिम्मा उनके सर पर था, लेकिन देश को धीरे धीरे दीमक की तरह कमजोर कर रही थी जमींदारी प्रथा। किस हद तक भारत में जमींदारी प्रथा बढ़ी हुई थी, आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि देश का 95% जमीन जमींदारों के पास था और 5% जमीन ही अन्य लोगों के पास था। और हम सबको पता है कि उस समय हमारे मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, यानी संपत्ति का अधिकार भी हमारा मूल अधिकार का हिस्सा था। इसीलिए सरकार को जब भी देश के विकास के लिए जमीन की आवश्यकता होती तो उसे लेने में बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। जैसे अगर सरकार को रेल लाइन बिछानी है तो जमीन की तो जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो सरकार जिससे जमीन किनने जाती तो वह मना कर देता और कहता कि यह हमारे पूर्वजों की निशानी है, इसे हम नहीं देंगे। सरकार ज्यादा जबरदस्ती भी नहीं कर सकती थी। इन सभी समस्याओं को दूर करने के लिए सरकार ने भूमि सुधार अधिनियम लाया। इसके तहत जमींदारी प्रथा को खत्म करने की कोशिश की गई और उनकी जमीनें लेकर ऐसे लोगों को देने का प्रयास किया गया जिन्हें उन जमीनों की वास्तव में जरूरत थी। और इसी अधिनियम के तहत बिहार के जमींदार शंकर प्रसाद की जमीनें भी कब्जे में कर ली गईं। सरकार के इस फैसले से नाराज होकर शंकर प्रसाद बिहार के हाई कोर्ट में सरकार के खिलाफ केस किए और तर्क दिए कि आर्टिकल 19 के F के तहत संपत्ति का अधिकार हमारा मूल अधिकार है और इसे सरकार नहीं छीन सकती। हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि यह बिल्कुल सही है, संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है और इसे सरकार नहीं छीन सकती। सरकार इस फैसले से नाराज होकर और देश का आर्थिक सामाजिक विकास न कर पाने के कारण 1951 में संविधान में पहला संशोधन किया। इस संशोधन में आर्टिकल 31 में 2 खंड जोड़ा गया, 31A और 31B। 31A में कहा गया कि सरकार भारत के किसी भी व्यक्ति की जमीन अपने कब्जे में कर सकती है। 31B में कहा गया कि कोई भी कानून अगर 9वीं अनुसूची में डाल दिया जाएगा तो उसे न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। और इसी संशोधन में 9वीं अनुसूची जोड़ा गया और यह कहा गया कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आने वाले कानूनों को कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। इस संशोधन से नाराज होकर शंकर प्रसाद अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में दैहिक याचिका पारित किए और तर्क दिए कि यह संशोधन अनुच्छेद 13 और 19 के F का हनन करता है। तब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की पीठ बैठी और जजमेंट आया सरकार के पक्ष में और कहा कि संसद को संविधान के किसी भी भाग में यहाँ तक कि मौलिक अधिकारों में भी संशोधन करने का अधिकार है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने संसद को संविधान में संशोधन करने की असीमित शक्तियां दे दी। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो जजमेंट था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया गलत जजमेंट था, जिसको आगे आने वाले केसों की सहायता से सुधारने का प्रयत्न किया गया। अगला केस है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज। हेनरी और विलियम गोलकनाथ 2 भाई थे और उनके पास जालंधर पंजाब में 500 एकड़ जमीन थी। 1953 में गवर्नमेंट द्वारा एक लॉ पास किया गया जिसका नाम था पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953। इस कानून के मुताबिक एक व्यक्ति केवल 30 एकड़ जमीन ही अपने पास रख सकता था, यानी हेनरी और गोलकनाथ केवल 60 एकड़ जमीन ही अपने पास रख सकते थे। इस कानून को असंवैधानिक बनाने के लिए दोनों भाई ने आर्टिकल 32 का प्रयोग करके सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की
गोलकनाथ ब्रदर्स का ये मानना था कि पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट 1953 उनके संविधान और मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। उनके अनुसार यह कानून आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 सम क्लॉज F में दिए हुए राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सम क्लॉज G में दिए हुए राइट टू पार्टीज एनी प्रोविजन का हनन करता है। और करना कि 40वां संशोधन से 1978 में इसी आर्टिकल 19 का क्लॉज 1 सम क्लॉज F को संसद ने हटा दिया था, जो राइट टू एक्वायर होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी देता था। लेकिन यह केस 1963 का है और उस समय प्रावधान संविधान में जुड़ा हुआ था, इसीलिए गोलकनाथ ब्रदर्स ने इसके वायलेशन को भी मेंशन किया था। और साथ ही गोलकनाथ ब्रदर्स ने इस कानून को आर्टिकल 14 के विरुद्ध भी माना, जो इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करता है। आप सबको पता होगा कि इसी पंजाब सिक्योरिटी एंड लैंड टेन्योर एक्ट को संविधान के 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। संसद ने 9वीं अनुसूची को एक कवच के रूप में बना रखा था, जिसके अंतर्गत आने वाले कानूनों को किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है। गोलकनाथ ब्रदर्स ने इसी कानूनी सीमा से बाहर माना, इसे चैलेंज किया। तो इस केस का मुख्य इशू था कि ये जो लॉ पास किया गया है ये मूल अधिकार फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है या नहीं। और दूसरा मेजर इशू ये था कि क्या फंडामेंटल राइट को संसद द्वारा संशोधित किया जा सकता है। इसके बाद 11 जजों की बेंच बैठी और 6-5 की मेजोरिटी से यह जजमेंट दी गई कि किसी भी प्रकार से संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ अगर संसद सोचती है कि आर्टिकल 368 को प्रयोग करके वह मूल अधिकारों में संवैधानिक संशोधन कर देगी, तो वह क्रिया भी आर्टिकल 13 का हनन करेगी, जो कहता है कि कोई भी ऐसा कानून जो मूल अधिकारों के खिलाफ होगा उसे असंवैधानिक माना जाएगा। अब नंबर आता है तीसरे केस का, जो है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ। मिनर्वा मिल्स कर्नाटक राज्य की एक टेक्सटाइल कंपनी थी। यह टेक्सटाइल यानी कपड़ों का व्यापार करती थी। कालांतर में इसे केंद्र सरकार द्वारा राष्ट्रीयकृत यानी कि नेशनलाइज घोषित कर दिया गया और इसे सिक्स टेक्सटाइल अंडरटेकिंग एक्ट 1974 के अधीन किया गया। के बाद 20 अगस्त 1970 को केंद्रीय सरकार द्वारा एक समिति का गठन से मिनर्वा मिल्स के मामले की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा गया। समिति ने जनवरी 1971 में अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा मिनर्वा मिल्स का कार्यभार अपने हाथ में ले लिया गया। इस पर याचिकाकर्ता द्वारा केंद्र सरकार के गुप्त आदेशों और सिक्स टेक्सटाइल अंडरटेकिंग कानून तथा 42वें संविधान संशोधन को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई। इस मामले में याचिकाकर्ता की तरफ से कई तर्क दिए गए। संशोधन संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार और भाग 4 यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बीच की अनुरूपता या समन्वय को नष्ट करता है, क्योंकि इस संशोधन में मूल अधिकारों को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अधीन लाने का प्रयास किया गया है, जो कि अगर लागू हो गया तो यह वस्तुतः लोकतंत्र को नष्ट और सरकार को निरंकुश बना सकता है। याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि यह एक विचित्र सोच है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों की ही बलि दे दी जाए। इसके अलावा आपातकाल की उद्घोषणा पर मूल अधिकार केवल आपातकाल के दौरान ही निलंबित रहते थे, लेकिन 42वें संशोधन द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दे दिए जाने से ऐसा लगता है कि मानो यह व्यवस्था सदैव के लिए लागू हो गई हो। अर्थात ऐसा लगता है कि आपातकाल की अस्थायी घोषणा की गई है और मूल अधिकार सदैव के लिए निलंबित हो गए हैं। इस मामले में उत्तरदाता यानी सरकार की तरफ से यह कहा गया कि संविधान के आर्टिकल 368 के तहत संसद को संविधान में संशोधन करने की विशेष शक्तियां प्राप्त हैं, इसीलिए वो ऐसा संविधान संशोधन कर सकती है जिसे वैध माना जाए। यह भी तर्क दिया गया कि किसी विशिष्ट प्रक्रिया द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बदलाव करना संविधान के बुनियादी ढांचे को नष्ट करना नहीं है, बल्कि ऐसा करना लोकहित में है। सरकार की तरफ से यह भी कहा गया कि संविधान का अनुच्छेद 368 मूल अधिकारों को छीनने वाला नहीं है, क्योंकि इसका आधार सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय है और ऐसे संशोधन से न्यायालय के पुनर्विचार यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्तियां प्रभावित नहीं होती हैं। इस केस की सुनवाई उच्चतम न्यायालय की एक विशेष पीठ द्वारा की गई और निर्णय मुख्य न्यायाधीश वाई वी चंद्रचूड़ द्वारा सुनाया गया।
निर्णय में यह कहा गया कि संविधान के अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्तियां असीमित नहीं है और संसद द्वारा संविधान में ऐसा कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है जिससे संविधान का आधारभूत ढांचा ही नष्ट हो जाए या संविधान की प्रकृति ही बदल जाए। भारती जो महज 19 साल की उम्र में ही अपना घर छोड़कर संन्यास ले लेते हैं और कुछ समय बाद इन्हें शंकराचार्य की उपाधि से नवाजा जाता है। यह 1961 से 2020 में अपने मृत्यु के समय तक केरल के कारसौडा जिले में स्थित एक धार्मिक संप्रदाय एडनेर के मठ के मठाधीश के रूप में कार्य करते हैं। आप सबको पता है यह घटना 1973 यानी उस दौर का है जब भारत को आजाद हुए 26 साल हो चुके थे, लेकिन तब भी जिम्मेदारी प्रथा अपने चरम सीमा पर थी और इस कारण समाज के कुछ वर्गों के पास संपत्ति अत्यधिक थी और कुछ वर्गों के पास थी ही नहीं। और ये दौर था इंदिरा गांधी सरकार का। इंदिरा गांधी सरकार को यह व्यवस्था ठीक न लगी और इन्होंने भूमि सुधार अधिनियम चालू किया। इस अधिनियम के अंतर्गत जमींदारों और भूमिहरों की जमीनों के अत्यधिक भाग पर सरकार कब्जा कर लेती और उस जमीन को ऐसे व्यक्ति को दे देती जो किसान तो थे लेकिन उनके पास जमीन नहीं थी। ये वो लोग थे जो जमींदारों या भूमिहरों के खेतों में काम करते थे या फिर बटाईदार थे। सभी राज्य अपने अपने क्षेत्रों में इस कानून का सख्ती से पालन कर रही थी। केरल सरकार ने भी इसी अधिनियम के तहत केशवानंद भारती के मठ की जमीनें भी अपने कब्जे में कर ली। केंद्र सरकार के इस फैसले से नाराज होकर केशवानंद यह मामला अदालत तक लेकर गए। हाई कोर्ट में उन्हें कामयाबी नहीं मिली। तब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उन्हें अदालत से संविधान द्वारा अनुच्छेद 25, 26, 14, 19 और 31 के तहत दिए गए अधिकारों को लागू कराने की मांग की। केशवानंद भारती का कहना था कि सरकार का बनाया कानून उनके संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की एक भारी भरकम बेंच बनाई। आजाद भारत के न्यायिक इतिहास में पहली बार इतने बड़े बेंच का गठन किया गया। उस समय देश के मुख्य न्यायाधीश थे SM सिकरी और केशवानंद भारती की ओर से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमे की पैरवी कर रहे थे प्रख्यात वकील NN पालकीवाला। इस मामले में 31 अक्टूबर 1972 से सुनवाई शुरू हुई और मार्च 1973 तक चली, जबकि फैसला सुनाया गया 24 अप्रैल 1973 को। यानी मामले की सुनवाई कुल 68 दिन तक चली और अंत में 7-6 की बहुमत से निर्णय आया। इस फैसले में यह कहा गया कि भारतीय संविधान का बुनियादी ढांचा नहीं बदला जा सकता और इसमें संसद संशोधन नहीं कर सकती। बुनियादी ढांचे का मतलब है संविधान का सबसे ऊपर होना, कानून का शासन, न्यायपालिका की आज़ादी, संघ और राज्य की शक्तियों का बंटवारा, धर्मनिरपेक्षता, संप्रभुता, गणतंत्रीय ढांचा, सरकार का संसदीय तंत्र, निष्पक्ष चुनाव इत्यादि। केशवानंद भारती केस तो हार गए, लेकिन इनके वजह से संसद की शक्तियां सीमित हो गई। यह एक लैंडमार्क जजमेंट था, एक ऐसा जजमेंट जो इंडियन डेमोक्रेसी को बचा लिया। अगला केस हमारा मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजम। चंपकम दोराई राजम एक ऐतिहासिक मुकदमे से जुड़ा नाम है जो भारत के संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चंपकम दोराई राजन एक भारतीय महिला थी जो 1951 में मद्रास राज्य सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। वो राज्य सरकार के द्वारा बनाए गए एक कानून को चुनौती दी। चंपकम दोराई राजन ने तर्क दिया कि मद्रास सरकार द्वारा चिकित्सा कॉलेजों में प्रवेश के लिए आरक्षण की नीति अनुच्छेद 15 का क्लॉज 1 और अनुच्छेद 29 का क्लॉज 2 के तहत उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि राज्य किसी भी नागरिक के जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चंपकम दोराई राजन के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि मद्रास सरकार द्वारा बनाया गया कानून अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राज्य किसी भी व्यक्ति के जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है और यह भी कहा गया कि राज्य के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार है। चंपकम दोराई राजन बनाम मद्रास राज्य का मामला संविधान के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था।
इस फैसले ने यह साबित कर दिया कि राज्य किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है। इस फैसले के बाद संसद ने संविधान में पहला संशोधन किया। इस संशोधन से अनुच्छेद 15 में एक नया खंड जोड़ा गया, जिसके तहत राज्य को अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार है।